हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे हम लोग डिस्कस, सो दैट आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि मैं जितने भी क्वेश्चंस कराता हूँ वो ऑलमोस्ट PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। तो आपके जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो रिलेवेंट होती है। रिलेवेंट होने का मतलब है कि आपके एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के तरह के क्वेश्चंस लगभग आपको मेरे प्रैक्टिस सेशंस में देखने को मिल जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें पूछा गया है, एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m कन्फाइंड इनसाइड अ वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ l। तो वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए हमें एनर्जी की आइगन वैल्यू का फॉर्मूला पूछा गया है। ये बहुत ही चंपू सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला जो वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए होता है, तो फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स, फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स, तो वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए अगर हम बात करें तो फॉर्मूला जो एनर्जी की आइगन वैल्यू का होता है वो होता है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ है एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। ये यहाँ पर किसके फॉर्म में लिखा हुआ है? एच कट के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, एच कट के फॉर्म में। यदि आप एच कट की वैल्यू रखेंगे एच अपॉन 2 पाई, तो एच कट की वैल्यू अगर आप एच अपॉन 2 पाई रखेंगे तो ये फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। तो ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2ml स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहाँ पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला चेंज हो गया है। तो अब आपको ये जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको ये देखना है कि कौन सा आपसे पूछा गया है। कहने का मतलब है एच कट है या एच है, वो आप एक बार क्लियर कर लेना ऑप्शंस में से और फिर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को पिक कर। फिलहाल यहाँ पर एच कट में है जितने भी ऑप्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का है, हमें मैग्नीट्यूड पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अगर आपको ये क्वेश्चन करना है। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं एच कट अपॉन 2 आयोटा m। एच कट अपॉन 2 आयोटा m, यहाँ पर साई ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट साई है ना। ट्रांसपोज कंजुगेट का मतलब है कंजुगेट और ट्रांसपोर्ट दोनों करना है, यानी कि डैगर जिसको हम बोलते हैं। फिर डेल ऑफ साई माइनस, यहां से हो जाएगा साई और यहां से हो जाएगा डेल साई स्टार, ये बनेगा। अब यहां पर जो साई है, साई वेव फंक्शन, उसकी वैल्यू में क्या गिवन है? उसकी वैल्यू गिवन है ई पावर आयोटा के आर अपॉन आर, ये साई की वैल्यू है। और साई स्टार की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ई पावर माइनस आयोटा के आर अपॉन आर। आपको पता है डैगर जब हम करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर हमने उसका साइन चेंज कर दिया है। अब मेरे को दो वैल्यू चाहिए, एक चाहिए डेल साई और एक डेल साई स्टार की। तो सबसे पहले मैं डेल साई की वैल्यू अगर निकालूं, तो डेल साई की वैल्यू निकालेंगे तो यूवी मेथड से, यानी कि एक बार आर के लिए कर लो और एक बार ई पावर आयोटा के आर के लिए कर लो। तो कुल मिलाकर आपको ये करना है डी अपॉन डी आर ई पावर आयोटा के आर अपॉन आर, आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा? ये बनेगा -1 अपॉन आर स्क्वायर ई पावर आयोटा के आर और प्लस ये बनेगा ई पावर आयोटा के आर अपॉन आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आयोटा के। ठीक है, क्या आ जाएगा? आयोटा के। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है साई स्टार डेल साई। तो साई स्टार डेल साई, साई स्टार डेल साई, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो साई स्टार की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल ली। तो साई स्टार यानी कि ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाओ इससे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1 अपॉन आर क्यूब और ई पावर माइनस आयोटा के आर, और दोनों का बेस सेम है तो पावर जो ऐड होगी तो प्लस आयोटा के आर, तो ये कटेगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाली क्या वैल्यू कैंसिल होनी है। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी क्या बनेगा? यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, और 1 अपॉन आर स्क्वायर के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? आयोटा के, और इसी तरह से ई पावर आयोटा के आर और माइनस आयोटा के आर। तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी आयोटा के अपॉन आर स्क्वायर -1 अपॉन आर क्यूब। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी? साई स्टार और डेल साई की, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, साई स्टार डेल साई की ये वैल्यू आ गई है।
अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करने के लिए इतना तो काम करना पड़ेगा भाई, इतना आसान क्वेश्चन नहीं होंगे क्वांटम से, होने को तो ये आसान है पर अब ये डिफरेंशिएशन और उसमें जितना टाइम लगेगा वो तो लगाना ही पड़ेगा आपको। उसी तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, उसी तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे साई डेल साई स्टार की। तो डेल साई स्टार की वैल्यू निकालनी है आपको पहले, तो डी अपॉन डी आर, यहाँ पर ई पावर माइनस आयोटा के आर अपॉन आर, ये करना है आपको। तो ये बन जाएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर ई पावर माइनस आयोटा के आर, और फिर यहाँ पर बनेगा माइनस आयोटा के ई पावर माइनस आयोटा के आर और अपॉन आर। अब आपको साई डेल साई स्टार निकालना है, तो इसके लिए ई पावर आयोटा के आर अपॉन ये हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है, माइनस यहाँ लग जाएगा, और ये ई पावर के आर ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा माइनस साई और आयोटा के, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये सिमिलरली वैसे ही ई पावर आयोटा के आर और माइनस आयोटा के आर। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बच जाएगी, ये बच जाएगी माइनस आयोटा के अपॉन आर स्क्वायर और -1 अपॉन आर क्यूब, ये वैल्यू बच जाएगी। हमारे पास जे की जो वैल्यू थी, वो जे की वैल्यू क्या थी, वो थी एच कट अपॉन 2 आयोटा एम। तो एच कट अपॉन 2 आयोटा एम, एच कट अपॉन 2 आयोटा एम। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है हमें। पहली वैल्यू कौन सी है, साई स्टार डेल साई, तो साई स्टार डेल साई की वैल्यू आयोटा के अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू है हमारे पास आयोटा के अपॉन आर स्क्वायर -1 अपॉन आर क्यूब, -1 अपॉन आर क्यूब। और दूसरी वैल्यू हमने ये निकाली है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आयोटा के अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये ऐड हो जाएगा एच कट अपॉन 2 आयोटा एम, और ये ऐड होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आयोटा के अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कट रहा है, ये आयोटा से आयोटा कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास जो आंसर बच गया वो बच गया एच कट अपॉन एम आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया एच कट के अपॉन एम आर स्क्वायर, विच इज़ ऑप्शन बी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यार ये थोड़ा बहुत काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चंपू क्वेश्चन तुमसे पूछे जाए, क्वेश्चन आसान थे है ना, पर इतना काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ आइगन स्टेट्स दिए 1 2 और 3 डिनोट्स अ सेट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स, द नॉर्म ऑफ द स्टेट। तो नॉर्म ऑफ द स्टेट निकालना है हमें, तो नॉर्म ऑफ द स्टेट, नॉर्म ऑफ द स्टेट ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अंडर रूट साई स्टार और साई, उसका हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल के और उसका अंडर रूट कर देना है। तो साई की जो वैल्यू है हमें, वो वैल्यू गिवन है, कितनी है, वो है A1 अंडर रूट ए आइगन स्टेट 1 है प्लस B प्लस सी आयोटा सी, और ये है 2, और फिर माइनस आयोटा D, और ये है 3। तो इसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकालना है हमें, तो इसका ट्रांसपोज कंजुगेट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा कुछ ऐसा। तो ये बन जाएगा A, तो A ये बन गया ऐसा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये B माइनस आयोटा C, ये 2, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस आयोटा D, और ये हो जाएगा 3। अब इनको नॉर्मलाइज कराना है। नॉर्मलाइज कराने का मतलब है कि सबसे पहले इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लो, नॉर्म निकाल लो इनका। तो इनका जब नॉर्म निकालोगे, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये A, ये पूरा का पूरा जो है S को मैं लिख देता हूँ A1 ये बार प्लस B माइनस आयोटा C, यहाँ पर बन रहा होगा ये 2 प्लस आयोटा D, यहाँ पर बन रहा होगा ये 3, ठीक है। और इसको साई से मल्टीप्लाई कराना है, तो साई कितना है, ये है A, ये हो गया 1 प्लस यहाँ पर है B प्लस आयोटा C, और ये है 2, और माइनस ये है आयोटा D, और ये है 3, ये बन गया। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा होगा हमारे पास कितना, A स्क्वायर, A का A से करेंगे, और ये होगा 1 और 1। बाकी मैं A का जब 2 से करूँगा तो ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी, वो 0 हो जाएगा, है ना। 1 का 1 से नॉर्मलाइज होगा A, और 1 का 2 से ऑर्थो नॉर्मल हो जाएगा, 1 का 3 से ऑर्थो नॉर्मल हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। तो अंडरस्टूड है कि आपको 1 1 2 2 और 3 3 वाले रखना है।
तो एक बन रहा होगा ए स्क्वायर, एक बन रहा होगा बी माइनस आयोटा सी और बी प्लस आयोटा सी, और यहाँ पर 2 और ये बन रहा होगा आयोटा स्क्वायर डी। तो आयोटा स्क्वायर डी, आयोटा स्क्वायर माइनस वैल्यू देगा माइनस माइनस 1, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, और ये बन रहा होगा 3 और 3, है ना। इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 1 का आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन करोगे तो 1 बन जाएगा वो। फिर b माइनस आयोटा सी, बी प्लस आयोटा सी, ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, ये वैल्यू आई है साई स्टार और साई की। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नॉर्म ऑफ द स्टेट। तो नॉर्म ऑफ द स्टेट क्या होगा, इसका अंडर रूट कर दो, नॉर्म ऑफ द स्टेट। तो नॉर्म ऑफ द स्टेट निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका अंडर रूट कर देना है। तो यहाँ पर ये साई स्टार, ये साई, तो इसका अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट कर दिया तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। तो अब चेक कर लो कौन सा आंसर आ गया। तो यहाँ से चेक करेंगे तो डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक बहुत ही आसानी के साथ सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए नहीं। अब ये कम्युनिकेटर नहीं है, ये कम्यूटेटर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मिस स्पेल लिखा हुआ है, रंग गलत लिखा हुआ है, ये है कम्यूटेटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कम्यूटेटर एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू। तो इसका कम्यूटेटर सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख लिया मैंने पहले एक्स स्क्वायर, ये ऑपरेटर फॉर्म में, ठीक है ना, ऑपरेटर फॉर्म में अंडरस्टूड है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देता हूँ एक्स और इसको लिख दिया मैंने पी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करूँगा, मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, ए बी और सी, ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्या बनाऊँगा, बी और ए सी का कम्यूटेशन, और फिर बी सी और ए को बाहर रख दिया। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके, यानी कि मैं इसको अब कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूँगा कुछ ऐसे, x बाहर आ गया, यहाँ पर हो गया x पी एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ हो गया x पी एक्स स्क्वायर और ये हो गया x। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं क्या कि जो x पी एक्स स्क्वायर है, x पी एक्स स्क्वायर, उसका जो कम्यूटेशन है वो सॉल्व होकर क्या वैल्यू देता है, 2 आयोटा एच कट पी एक्स। अगर यहाँ पर पी एक्स क्यूब होता तो यहाँ पर आ जाता 3 आयोटा एच कट पी एक्स स्क्वायर, है ना। यानी कि स्टैंडर्ड में अगर लिखूँ तो एक्स पी एक्स एन, तो इसका कम्यूटेशन सॉल्व होकर क्या वैल्यू देगा, वो देगा n आयोटा एच कट पी एन माइनस 1, ये वैल्यू देता है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर होता तो p की जगह x आ जाता। ठीक है, तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं p के फॉर्म में बना के। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँगा। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँगा तो क्या लिखा जाएगा, ये यहाँ पर बनेगा, ये x एज इट इज़ रहेगा और ये बन जाएगा 2 आयोटा और एच कट पी एक्स, और इसी तरह से यहाँ पर भी ये बन जाएगा 2 आयोटा एच कट पी एक्स और x, ये वैल्यू बन गई। तो पूरे में से कॉमन निकाल लिया मैंने, कितना, 2 आयोटा एच कट, ये कॉमन निकाल लिया। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया, एक्स पी एक्स और प्लस ये क्या रह गया, पी एक्स इंटू एक्स, एक्स पी एक्स और पी एक्स एक्स। तो ये हमारे पास इसका फाइनल कम्यूटेशन सॉल्व आ गया। आप इसको ऐसे मत लिख देना कि एक्स पी एक्स और पी एक्स एक्स को एक ही मान लो और फिर उसको 4 टाइम्स कर दो, यानी कि बी ऑप्शन लगा दो, तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप एक्स पी एक्स और पी एक्स एक्स लिखते हैं तो वो कम्यूटेशन में बराबर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता ए बी बराबर बी ए, वो कम्यूटेशन में नहीं होते। वो जब होते हैं बराबर जब वो कम्यूट कर रहे होते हैं, कम्यूट कर रहे होते हैं, यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी ए का मतलब है कि ए बी के कम्यूटेशन की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। तो वो आपको नहीं करना है, वो लगाओगे तो बी आंसर आप लगा के आओगे और आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। देखो डायरेक्ट मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स है जिनका जो ट्रेस है वो 0 होता है। डायरेक्ट मैट्रिक्स जितनी भी होती हैं, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, इनका ट्रेस सबका 0 होता है। जैसे कि मैं अल्फा एक्स की वैल्यू लिखूं, अल्फा एक्स, तो अल्फा एक्स की मैं वैल्यू लिखता हूं तो अल्फा एक्स की वैल्यू जो बनती है वो बनती है 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 और 1 0 0 0। अब इसका ट्रेस देखो, इसका ट्रेस कितना बन रहा है,
इसका ट्रेस ऑफ अल्फा कितना बन रहा है 0। ट्रेस का मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल। भाई ट्रेस का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है वो क्या बनाता है, ट्रेस बनाता है। तो डायरेक्ट मैट्रिक्स जितने भी होंगे ना, सबका ट्रेस क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से चाहे आप बीटा बना लो, तो बीटा आप बनाओगे तो बीटा की जो वैल्यू बनती है वो बनती है 1 0 0 0, दूसरा बनता है 0 1 0 0, फिर बनता है 0 0 -1 0, फिर बन जाता है 0 0 0 -1। तो इसका भी ट्रेस निकाल लो चाहे, तो इसका भी ट्रेस कितना हो गया, वो 0 हो गया। तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे यदि, यानी कि अगर आप निकालना चाह रहे हो अल्फ़ा एक्स बीटा और अल्फ़ा एक्स, तो इसका ट्रेस भी कितना आएगा, इसका ट्रेस भी 0 आएगा, इसका ट्रेस भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो जितने भी ये डायरेक्ट मैट्रिक्स होते हैं इनका ट्रेस होता है 0, इनके मल्टीप्लिकेशन का ट्रेस निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, 0 आएगा। ये ध्यान रखना, जो मैंने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बताई ये काम आएंगी बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है लेट साई एक्स बी एन आर्बिट्री वेव फंक्शन ऑफ फिजिकल सिस्टम एंड लेट एच बी द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम विद इट्स लोएस्ट आइगन वैल्यू डिनोटेड बाय ई नॉट। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, साई एच साई अपॉन ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, और ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किसके, ई नॉट के। ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किसके, ई नॉट के, यानी कि डी आंसर है। तो ये कंडीशन होती है, वेव फंक्शन फिजिकल सिस्टम और हैमिल्टोनियन का केस है, तो ये हमारे पास कंडीशन होती है, ये कंडीशन है। और आपको ये याद करने पड़ेंगी, ये चीज़ें याद कर लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो यहाँ पर मैं एक बार वापस लिख देता हूँ अच्छे से, एच साई और साई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्वांटम स्टेट इज इन द स्टेट 1/2 φ1, 1/2 φ2 और 1/2 φ3, और ऑर्थोनॉर्मल स्टेट से प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड निकालने के पहले आप ये चेक करो कि नॉर्मलाइज है नहीं है, तो ये नॉर्मलाइज है। तो फर्स्ट चेक फॉर नॉर्मलाइज, फर्स्ट चेक फॉर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन। तो इनके जो मल्टीपल है उनका स्क्वायर करके ऐड करो, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर और प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/4 प्लस 1/2 और प्लस 1/4, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि नॉर्मलाइज है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है फाई के लिए निकालनी है, ये स्टेट के लिए, तो इसको मैं फाई मान लेता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो फाई और साई, साई और इसका करना है हमें स्क्वायर अपॉन ये नॉर्मलाइज है, तो ये साई और साई की नॉर्मलाइज स्टेट, तो साई ये नॉर्मलाइज है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 आएगी, तो इसको हम क्या लिख देंगे, फाई और साई और इसका स्क्वायर करना है। तो यानी कि हमें ये मल्टीपल निकालना है, ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है फाई और साई का। तो फाई और साई का जो डॉट प्रोडक्ट निकलेगा, तो इसको मैं फाई मान लेता हूँ। तो यहाँ फाई की जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी की बने, हमें 1/√2 और φ1 प्लस 1/√2 और φ3, ये वैल्यू की बने। पर मेरे को इसका ये कैट है और मेरे को इसका ब्रा नोटेशन चाहिए, तो ब्रा नोटेशन इसका क्या आएगा, इसका ब्रा नोटेशन आएगा ये, तो ये इसका ब्रा नोटेशन बनेगा, तो ये 1/√2, यहाँ पर ये बनेगा φ1 और प्लस 1/√2 और यहाँ पर ये बनेगा φ3, ये इसका ब्रा नोटेशन हो गया। और साई ये हो गया, ये वैल्यू किसकी हो गई, साई की हो गई। तो इनका आप डॉट प्रोडक्ट करा दो, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो ये लिखोगे आप फाई और यहाँ पर साई, स्क्वायर बाद में कर देंगे इनका। तो फाई का जो वैल्यू है वो कितना है, 1/√2, यहाँ पर है φ1 प्लस ये है 1/√2 और यहाँ पर है φ3, ठीक। और ये इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है हमें इसके साथ, इसके साथ साई के साथ, तो साई के साथ 1/2 φ1, 1/2 और ये φ1 प्लस ये लिखा हुआ है 1/√2 φ2 और 1/2 φ3, 1/√2 φ2 और 1/2 φ3। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है, जो φ1 वाला है वो नॉर्मलाइज होगा, φ1 φ2 वो ऑर्थोनॉर्मल हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1/2 2√2, एक बनेगा φ1 एक तो ये बन गया, प्लस फिर
φ3 और φ3 का बन जाएगा, तो φ3 और φ3 का बन जाएगा 1/2 2√2, और ये बन जाएगा φ3 और φ3। 2 वाला यहाँ पर जीरो हो जाएगा। 2 वाला जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट बना देगा, तो वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन रहा होगा 1/2√2, और ये ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ठीक है, तो डेंसिटी जो इसकी आएगी, डेंसिटी क्या आएगी? फाई और साई, इसका हमें करना है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2, ये क्या हो गया 1/2, ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये जो आया है 1/2, ये आया है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो 1/√2, यानी कि ये जो आंसर आया है ये क्या है? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का है। तो हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन